नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पीजीआई संगरूर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। और ये क्रैकिंग MCQs हैं जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, the process by which medium is placed at 100 degrees Celsius in flowing steam for 30 minutes each on 3 successive days। यानी कि 3 successive days के लिए किसी मीडियम को 100 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस करके 30 मिनट्स तक स्टीम फ्लो करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में एक मीडियम को 100 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस करके 30 मिनट्स तक स्टीम फ्लो करी जाती है फॉर द 3 सक्सेसिव डेज। ओके, तो टिंडलाइजेशन आपका राइट आंसर है। अब मैं ऑटोक्लेव के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। ऑटोक्लेव में जो है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखकर 15 to 20 मिनट्स के अंदर में स्टीम दी जाती है। और अगर इसमें एग्जाम में आपसे प्रेशर भी पूछ सकते हैं तो आपको लिखना है 15 LB। ओके, 15 LB इसका प्रेशर होता है ऑटोक्लेव का। और हाईएस्ट सेचुरेटेड प्रेशर स्टीम होती है ऑटोक्लेव में। अब बात रही टिंडलाइजेशन की। टिंडलाइजेशन के डे 1 में क्या करते हैं, 85 डिग्री सेल्सियस 60 मिनट्स के लिए रखते हैं। सेकेंड डे में क्या करते हैं, 75 to 80 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट्स के लिए रखते हैं। एंड थर्ड डे में क्या करते हैं, 75 से 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक डॉक्टर ने 100 mg की डोज बोली है, लेकिन हमारे पास 25 mg की टैबलेट है, तो कितनी टैबलेट देंगे, आज आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ फॉर्मूले में। आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, D/Q डिवाइडेड बाई H। D फॉर डॉक्टर डोज, D फॉर डॉक्टर याद रखना, D फॉर डॉक्टर। तो डॉक्टर ने जो बोला है D फॉर डॉक्टर, H फॉर हैंड, आपके हैंड में कितनी कितनी डोज की टैबलेट है और कितने क्वांटिटी में है। ठीक है, तो जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि 100 mg की टैबलेट देनी है, ठीक है, बट आपके पास 25 mg थी और कितनी थी, एक टैबलेट 25 की थी, तो एक टैबलेट 25 की थी तो एक लिख दिया। तो 25 फोरजा होता है 100, तो आपकी 4 टैबलेट्स आपको देनी है जिससे कि 100 mg आपका पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मूला काफ़ी इजी लगा होगा आपको। ऐसे ही कुछ अदर फॉर्मूला में आप इसको पुटअप करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ड्रग कैलकुलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो मेडिकेशन है जो कि एंजीना पेक्टोरिस में पेशेंट को दी जाती है। एंजीना पेक्टोरिस बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं चेस्ट पेन। ओके, तो इसका साइड इफेक्ट पूछा है कि कॉमन साइड इफेक्ट, क्वेश्चन में कॉमन नहीं लिखा है बट सीधा लिखा है साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जो आपको बताना है हेडेक। हेडेक याद रखना, थ्रोम्बिंग हेडेक होता है नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट जो है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक्ट करता है वैसोडाइलेटर की तरह ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। तो नाइट्रोग्लिसरीन का एक्ट होता है एज अ वैसोडाइलेटर और इसका इफेक्ट जो है स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का एक्शन होता है इसका। और ये क्या रिड्यूस करता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है आफ्टर लोड एंड प्री लोड जो होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो का, उसे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है कोरोनरी का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन था। अब यहाँ पे साइड इफेक्ट की बात कर दूं तो यहाँ पे लिस्टेड है, आप पढ़ सकते हैं लिस्टेड साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जिसमें कि पहला है थ्रोम्बिक हेडेक जो है, फुलनेस ऑफ हेडेक फील होगा आपको, एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, मिथिमोग्लोबिनीमिया, स्किन रैशेस, टैकीफाइलैक्सिस एंड सडन विड्रॉल की वजह से पेशेंट को कई बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी आ जाता है, जिसकी वजह से सडन डेथ भी हो जाती है पेशेंट में, इसीलिए इसको सडनली विड्रॉल करने के लिए मना किया जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। डोपामिन बोला गया है प्रिफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ शॉक। शॉक के मैनेजमेंट में डोपामिन प्रिफर्ड किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हैज प्रोलॉन्ग एक्शन, हैज पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट एंड हैज रीनल वैसोडाइलेटरी इफेक्ट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इसका जो रीनल वैसोडाइलेटरी इफेक्ट है उसकी वजह से इसे मैनेजमेंट ऑफ शॉक में प्रिफर्ड किया जाता है। बिकॉज डोपामिन का जो लेवल है
डोपामिन को लो डोजेस में दिया जाता है, जिसकी वजह से वो D1 रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और रीनल यानी कि किडनी की जो वेन्स है आर्टरीज है, उसमें वैसोडाइलेशन होता है। ठीक है, वैसोडाइलेशन होता है जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन इंप्रूवमेंट होता है और शॉक की वजह से होने वाले डैमेज को सेव करता है। ठीक है, तो डोपामिन का ये एक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, मैं जो बताने जा रही हूँ। डिजिटालिस थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन बोलते हैं, कोई डाइगॉक्सिन बोलता है, बहुत कुछ सब अपना अपना प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिजिटालिस थेरेपी। और यहाँ पे क्वेश्चन में टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब यहाँ बोला है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी इम्बैलेंस की वजह से डिजिटालिस टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात हो रही है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम का लेवल जब ब्लड में डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, जिसके होने की वजह से पेशेंट जो है काफी हाई रिस्क पे होता है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होने के। ठीक है, एंड हाइपोकैलेमिया होने की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे डिजिटालिस टॉक्सिसिटी होती है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में पेशेंट जो है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी का प्रीडिस्पोज हाई रिस्क पे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशेंट प्रिस्क्राइब्ड अ प्रेडनिसोन, पेशेंट को प्रेडनिसोन प्रिस्क्राइब की गई है फॉर अ वंस अ डे। ओके, और पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग में क्या इंस्ट्रक्शन देनी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन को अगर डिस्चार्ज मेडिकेशन में लिया गया है तो जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये होती है कि पेशेंट को इस मेडिकेशन को मॉर्निंग में लेना है विद ब्रेकफास्ट। क्यों लेना है इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। प्रेडनिसोन जो है शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट बिकॉज मॉर्निंग इज द बेस्ट as it mimic the timing of production of cortisone in the body, and taking the dose of prednisone too late in the evening may cause the difficulty in sleeping. Okay, तो prednisone को मॉर्निंग में इसलिए लेना चाहिए बिकॉज मॉर्निंग में जो उसका नॉर्मल प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोन का बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से मॉर्निंग में ही लेना चाहिए प्रेडनिसोन। लेट इवनिंग में अगर प्रेडनिसोन लिया जाए तो उसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्लीपिंग कॉज होता है पर्सन में, तो सोने में स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस और डिफिकल्टी होती है, तो अवॉइड करना है इसे इवनिंग में। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको देनी है पेशेंट को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द लेप्टोस्पाइरोसिस आर करेक्ट, यानी कि लेप्टोस्पाइरोसिस के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है आपकी एकदम करेक्ट है एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर। तो आपको पता होना चाहिए लेप्टोस्पाइरोसिस एक जूनोटिक डिजीज है, ये एक मैन में एक्सीडेंटल होस्ट है लेप्टोस्पाइरोसिस, और इसका ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन एंड पेनिसिलिन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है, डी इसका राइट आंसर नहीं है, तो ये मैच नहीं करता है, तो इसीलिए इस ऑप्शन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेड बग एक्ट एज क्वी रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। तो ये लेप्टोस्पाइरोसिस के रिगार्डिंग मैच नहीं करता है, तो दिस इज द राइट आंसर। लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस को जो है मोस्ट वर्ल्ड वाइड डिजीज जो है कंसीडर कर लिया गया है फ्रॉम एनिमल टू मैन। ओके, एंड इसका कॉजेटिव एजेंट है लेप्टोस्पाइरा, आपको याद रखना है लेप्टोस्पाइरा इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये इन्फेक्टेड एनिमल की यूरिन से एक्सक्रिएट होके मैन पे ट्रांसफर हो जाता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसका डायग्नोसिस जो है ऑर्गेनिज्म को ब्लड एंड यूरिन से सेपरेट करके आइसोलेट करके किया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसका पेनिसिलिन है, पहली ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है एंड सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन है। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की फिलॉसफी के बारे में बोला गया है कि सभी यहाँ पे जितने भी फॉलोज यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ये सभी फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर हैं एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर। तो आपका राइट आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन है, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर की फिलॉसफी के अंडर में नहीं आता है। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड अब आपको मैं बता देती हूँ फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज इक्विटी एंड जस्टिस, इंटरसेक्टरल अप्रोच एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द हेल्थ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ की क्लास आज आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।
और भी ऐसी क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों तक शेयर करना होगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिल सके। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।